गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं और आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर एनर्जी। ऑलरेडी मैंने पहले से लिख लिया था, मेरे को लगा रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करना भूल गया था। तो द वेक्टर एनर्जी इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मेंटेन द करंट अक्रॉस अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अक्रॉस, जैसे सपोज कर इसको समझते हैं हम लोग, एक हमारा कोई सर्किट है तो उसमें ऑब्वियसली रेजिस्टेंस होगा। तो चार्ज को एक पॉइंट से 20 दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए ये चार्ज, उस चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कुछ तो वर्क करना पड़ेगा मेरे को। तो वो जो अमाउंट ऑफ वर्क करूंगा मैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, वो क्या होगा, तो उस चार्ज के एनर्जी के रूप, उस चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, वो तो यूज होगा। सॉरी, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू गिवन पॉइंट, क्योंकि हम एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक उसको मूव करा रहे हैं, तो उसके लिए हमको कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा और वो करंट को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी अक्रॉस द सर्किट। ऑब्वियसली ये एनर्जी क्या होगा, हम लोग तो वर्क रहता है किए जा रहे हैं, चार्ज को मूव करा रहे हैं, वर्क किया जाए तो वर्क कहीं ना कहीं तो हमारा यूज होगा, तो वो हीट के फॉर्म में वो एनर्जी यूज होना शुरू रहता है। सो व्हाट वी नो, द पोटेंशियल इज इक्वल टू डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड W इक्वल टू V into Q एंड वी नो Q इक्वल टू I into T, सो द वर्क डन इक्वल टू V into I into T, VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रियांशु का सपना है। ठीक है, तो work done equal to V into I into T. Now this work done is used as energy of the circuit. ये एनर्जी के रूप में यूज होता है, यही हमारा वर्क डन होता है जो कि एनर्जी के रूप में यूज होता है। और ये एनर्जी इक्वल टू लिखेंगे V into I into T, जैसे हम लोग को पता था वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर किसी भी डिवाइस पे कोई वर्क होगा तो उसके एनर्जी के रूप में कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो ये हमारा एनर्जी कितना आ रहा है, तो V into I into T। ठीक है ना, ये जो एनर्जी हमारा प्रोड्यूस हो गया कहाँ, तो ये हीट के फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाता है, जो भी उस डिवाइस में रेजिस्टेंस रहता है उसके अक्रॉस। तो हमारा वो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी डिसिपेटेड हुआ, दैट इज इक्वल टू H इक्वल टू V into I into T। दिस इज आल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज आल्सो कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जूल्स का हीटिंग का भी लॉ इसको लोग बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया कि H इक्वल टू V इंटू I इंटू T। ठीक, अब भाई हमारे पास और भी तो फॉर्मूला है, H इक्वल टू V इंटू I इंटू T आ गया हमारा, एंड वी नो, हमको क्या पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ B इक्वल टू I इंटू R। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो VIT था भाई हमारा, और V इक्वल टू क्या होता था, I इंटू R होता है, IR इंटू IT, तो हो गया I स्क्वायर RT। जो हमारा हीट प्रोड्यूस हो गया वो हो गया I स्क्वायर R इंटू T। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया हीट प्रोड्यूस का। ना हमको और भी पता है, क्या पता है भाई, I इक्वल टू होता है V बाई R, I इक्वल टू V बाई R भी लिख सकते हैं ना। तो हमारा H इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो V बाई R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T, तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R T, R से R कैंसिल्ड, तो हीट प्रोड्यूस अक्रॉस अ सर्किट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। So from the Joule's law of heating we come across the three formulas, that is heat produced across a resistance is given as V into I into T, which if we know the potential difference across the circuit, the current passing through it, and the time till which the current passes, the heat produced can be found as V into I into T. Similarly, that can be found as I square RT and V
v स्क्वायर बाई r इंटू टी। तो ये तीन हमारे फॉर्मूले हो गए जिसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो हम लोग कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी सर्किट के अक्रॉस वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे पावर में। ठीक है, तो लेट अस गो अक्रॉस द पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर, how to define the electrical power? So we can define it the rate at which the heat energy is produced is called the rate at which the heat energy is produced is called the electrical power. The rate of doing work, the rate of heat energy produced is called the power. So the power will be defined as E by T or H by T, and E equal to होता है हमारा V I T by T, तो P equal to हो जाएगा V into I। किसी भी डिवाइस का पावर हम लोग कैसे पता करेंगे, तो हम लोग पता करेंगे कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और कितना करंट वो यूज कर रहा है, एंड द V into I that will give the power across the circuit, तो सर्किट के अक्रॉस का पावर हमको मिल जाएगा। ठीक है, so this is how the power can be defined, and we can say that the power formula of the power is simply V into I. So if the power is constant through a circuit, अगर पावर कांस्टेंट हम लेके चलते हैं तो पावर कैन बी फाइंड एज V into I, that is if we increase the V the I going to be decrease, if we increase the I the V going to decrease, so that is simply P equal to V into I. Okay, now as we know V equal to IR, so P can be written as I into R into I, so the power across the circuit is equal to I square R. पावर का एक और फॉर्मूला हमारा हो गया I स्क्वायर R, एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया हमारा V स्क्वायर बाई R। ठीक है, नाउ दैट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड एज I equal to V by R, I equal to V by R, तो पावर अक्रॉस द सर्किट P equal to क्या हो जाएगा, तो V by R into R, तो पावर equal to V स्क्वायर by R स्क्वायर into R, R get cancelled out, तो power is equal to V square by R. So what we can see that how the power we can calculate if we know the potential, if we know the resistance, if we know the current. So we have three formula, one is potential into current, one is current and resistance, and one is voltage and resistance. अगर हम दोनों में से कोई भी दो चीज जानते हैं तो उस सर्किट के अक्रॉस का हम लोग पावर फाइंड कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट टू फाइंडिंग द पावर अक्रॉस अ सर्किट। ओके, सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द पावर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। The next topic is commercial unit of energy। इससे कुछ आप लोगों को सुना सुना लगता होगा, क्योंकि सुना सुना इसलिए लग रहा है कि सब कुछ आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखते हैं। नाउ जूल होता है हमारा SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड जूल इज बीइंग अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, बिकॉज अगर हम जूल को समझना हो, जूल को कैसे समझ सकते हैं, तो 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, सपोज कीजिए 1 kg का है, और इसको 1 मीटर ऊपर उठा लीजिए। ठीक है, 1 kg का ऑब्जेक्ट को 1 ऊपर उठा लिए,
तो आपने 100 जूल ऑफ वर्क कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जूल कितना बड़ा यूनिट है एनर्जी का। जूल इज नॉट अ वेरी बिग यूनिट ऑफ एनर्जी, सो जूल काफ़ी स्मॉल यूनिट हो जाता है हमारा। और क्योंकि जूल हमारा स्मॉल यूनिट हो जाता है, इसलिए जूल के टर्म्स में एनर्जी को मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हमको मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ यूनिट, हमको लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर हम घर की बात करें तो घर के अगर हम बिजली बिल की हम काउंटिंग करें, बात करें, तो इसमें बिलियंस करोड़ों जूल्स ऑफ एनर्जी हमको यूज हो रहा है, अरबों जूल ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है। तो नाउ दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पावर कंपनीज टू डिसाइड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ राइज होने वाला था। तो कंपनी ने क्या किया, इसके लिए एक दूसरा यूनिट ही निकाल दिया, और उसको एनर्जी के यूनिट को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो हाउ दे decided a commercial unit of energy? What is a commercial unit of energy? So they decided how to decide a commercial unit of energy. So तो उन्होंने क्या किया, किलोवाट आवर का कॉन्सेप्ट लेके आया है। किलोवाट आवर तो क्या हुआ, किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 किलोवाट में क्या होगा, तो 1000 वाट हो गया। आवर मतलब 1 आवर में कितना टाइम होता है, तो 36 इंटू सेकेंड। तो अगर इसको पूरे का हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ सेकेंड वाट सेकेंड। तो ये 3.6 इंटू 10⁶ सेकेंड, अगर इसको हम देखें फिर से तो क्या जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁶, और वाट मतलब क्या होता है, वाट मतलब क्या होता है हमको पता है। वाट मतलब क्या होता है, तो वाट मतलब होता है जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो अभी अपन क्या देख पा रहे हैं, तो बेसिकली 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सो किलोवाट आवर इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर बट रेदर दैन इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कंपनी ने क्या किया, कमर्शियल यूनिट बनाने के लिए इसने किलोवाट आवर का कॉन्सेप्ट लिया और बोला कि कोई भी डिवाइसेस है उसका कुछ न कुछ पावर तो होगा, और उस डिवाइस के पास कितना देर तक कोई करंट पास कर रहा है, तो टाइम ले लिया। तो सपोज करो कि डिवाइस है जो 1000 वाट का है, उसमें 1 घंटे तक करंट पास किया, तो कितना जूल हो गया, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया। तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल को इसने क्या लिया, तो 1 किलोवाट आवर लिया, और इसका प्राइस डिसाइड कर दिया कि इसका प्राइस कितना होगा। तो किलोवाट आवर वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइनिंग द हाउ मच एनर्जी हैज बीन कॉस्टेड इन योर होम। ओके, नाउ इसका एक हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज करो अगर मेरे घर में 6 बल्ब है, एलईडी है, लेकिन मान लेते हैं कि पीला वाला बल्ब है। एक बल्ब होता है 100 वाट का, 6 है तो समझा कितना हो गया, 600 वाट का हो गया। एंड लेट दे ग्रो, ये हमारे घर में 6 घंटे चलते हैं, तो सीधे हमारा क्या आ गया, तो 3600 वाट आवर ये एनर्जी कंज्यूम करेंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं, कितने घंटे कर रहा है, कितना पावर है, मल्टीप्लाई दैट यू विल गेट द एनर्जी कंज्यूम। अब 3600 वाट आवर क्या हो गया, तो इनका एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया। नाउ दैट कैन बी रिटन एज 3.6 किलोवाट आवर। नाउ इफ the cost of 1 kilowatt energy let's consider to be 5 rupees, then that should be equal to 3.6 into 5, which is 80 rupees। तो ये हमारा इजीली निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो in this manner we can find how much energy is consumed across a circuit if we know the power of the device and at what time, till what time the current has been passed through the circuit. So simply you have to multiply the power by the time, and if we can multiply the power with the time, I will get the watt hour or kilowatt hour, and that will be the 1 kilowatt hour। 1 kilowatt hour हमको प्राइस हमको पता होता है, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे घरों में जो भी मीटर लगे रहते हैं वहाँ पे किलोवाट आवर का ही रीडिंग आता है, और उसी के बेसिस पर हमको रीडिंग मिलते हैं।
किलोवाट आवर एक बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, एक बहुत छोटा भी नहीं है। और किलोवाट आवर को समझना है तो अगर आपके घर में 1500 वाट का हीटर होगा, जो कि होता है लगभग सभी घर में, हम लोग जहाँ रहते हैं पचातू इज अ वेरी स्मॉल टाउन, यहाँ पे मैक्सिमम के घर पे अभी भी मीटर नहीं है, अभी भी वो क्या करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट के बिजली यूज करते हैं। सो हाउ मच द एनर्जी इज कॉस्ट? सो इफ वी हैव a heater whose power is 1500 watt, in that case, and if the heater runs for 3 hours, so how much energy it is consuming? So it is consuming almost 4500 watt hour energy. One heater is consuming of 4500 watt hour energy, that is converted in 4.5 kilowatt hour, and if we can multiply that by 5, so I am getting 22.5 rupees of energy. 22.5 rupees can be wasted, can be used in a circuit if you use a heater for only 3 hours, and the power rating of the heater is 1500 watt. So 22.5, if you can multiply that by 30, then you are going to get the actual cost of energy. That is only of because of heater. बस हीटर का हुआ, और 3 घंटे अपने यहाँ पे हीटर नहीं, 3 घंटे तो एक टाइम चलता होगा, वो भी 2 हीटर। बाकी अप्लायंसेस हमारे पास है, बल्ब है, टीवी है, पंखा है, वाटर हीटर है, ये सब कॉस्ट अगर जोड़ लो, रेफ्रिजरेटर से, वॉशिंग मशीन से, अगर सब कॉस्ट जोड़ लो तो आपका 3000 का बिल पार हो जाएगा। अगर आप घर में हीटर यूज करते हैं, बाकी सब अल्टीमेटली यूज करते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ कॉस्टिंग होता है, ठीक है। So that is the commercial unit of energy. Now, how the power is transmitted? तो अगर आप मुझसे पढ़े हो, आप लोग को माइंड में ये क्वेश्चन बार बार मैं देता हूँगा, क्यों हमारे घर के आसपास एक होता है ट्रांसफार्मर, होता है ना, सबके घर के आसपास एक ट्रांसफार्मर जरूर होता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का एक बेसिक सर्किट है। तो हमारे घर के पास एक होता है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में आया होता है कोई केबल, और ट्रांसफार्मर से जाता है कोई केबल। जनरली देखते हैं जो ट्रांसफार्मर में जो केबल आया था वो लगभग आया था 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट का उसमें से करंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, और हमारे घर में चाहिए 220 वोल्ट। तो भाई ये नाइंसाफी क्यों? 10,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहा है? तो सबसे पहले बात कि हमको तो 220 वोल्ट ही चाहिए, हमको 10,000 वोल्ट नहीं चाहिए। तो अगर 10,000 वोल्ट नहीं चाहिए, 10,000 वोल्ट आया क्यों? व्हाट वर द काउज? 10,000 वोल्ट हम लोग क्यों लेके आ रहे हैं? थर्मल वाले हमको 10,000 वोल्ट पे क्यों ट्रांसमिशन कर रहे हैं? क्यों झूठ मूठ का ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ से ये हमारा लाइन्स जाते हैं, केबल्स जाते हैं, वो ऑब्वियसली ओपन रहते हैं, एंड बहुत केसेस में देखेंगे कि कई टाइप की वहाँ पे घटनाएं होती रही हैं। 10,000 वोल्ट काफ़ी हाई पोटेंशियल होता है, इस पोटेंशियल से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होते हैं, देखा जाता है। 220 वोल्ट नॉर्मल पोटेंशियल जो घरों में चाहिए, हमें घरों में चाहिए होते हैं। 10,000 वोल्ट को 220 वोल्ट पे क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन होगा, 10,000 वोल्ट पे नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग हाई पोटेंशियल पे भेजते हैं, हाई पोटेंशियल को फिर लो पोटेंशियल पे कन्वर्ट करते हैं। तो व्हाट इज द बेसिकली द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का काम क्या कर रहा है? तो बेसिकली ट्रांसफार्मर दो काम करता है। एक, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, पोटेंशियल बढ़ाया जाता है ट्रांसफार्मर के हेल्प से, और उसको भेजा जाता है। और फिर घर में आते हैं तो घर में पोटेंशियल घटाया जाता है ट्रांसफार्मर से, और फिर भेजा जाता है। तो दो काम कर रहे हैं, एक हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, फिर पोटेंशियल घटा रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं हम लोग? वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज घटाना। जब देखोगे जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं, टावर्स होते हैं, जहाँ पे मोटे मोटे केबल्स जाते हैं, उनका जनरली पोटेंशियल रहता है 1,20,000 वोल्ट, इवन 2,40,000 वोल्ट। इतना हाई पोटेंशियल पे
करंट का ट्रांसमिशन होता है। तो क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन के लिए इतना हाई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट क्यों, व्हाई वी आर रिक्वायरिंग सच अ हाई पोटेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन। तो इसके कॉन्सेप्ट के पीछे हम लोग चलते हैं, ठीक है। So let us consider a situation in which there is a device whose power is P, and we have to supply a current through that device. If the potential difference across the device is V and current passing is I, so the power of the device can be written as V into I. ये हमको इतना पावर हो गया डिवाइस का, और वो कैसे निकालेंगे, तो V into I निकाल देंगे, कितना वोल्टेज है कितना करंट है। नाउ if this is considered to be the transmission line and let the internal resistance of the cable is R, वैसे तो हम लेते नहीं है लेकिन उसका internal resistance होता है, तो internal resistance केबल का क्या हो गया R। Now if the current passing through is I, obviously I current pass करेगा, there must be a potential drop because the circuit, fine, the potential drop is not have to be V, potential difference का कुछ भी होगा, but in that case if the potential drop across there is a potential drop across the circuit because of this small internal resistance, not internal resistance, if there is a small resistance R, in that case what is the power dissipated? So power dissipated across the cable, let P is power of device, तो P इक्वल टू हो जाएगा हमारा V into I। In that case, what is power dissipated across the conductor? कंडक्टर के क्रॉस पावर कितना डिसिपेट होगा? P can be written as, I can write that I square R, there is no issue in that, so that power that will must be different, that is P dash is equal to I square by I square into R, ठीक है। Now from 1 and 2 can I write I square equal to लिख सकता हूँ मैं, I square को I को लिख सकता हूँ मैं P by V, ठीक है। सो P डैश इज इक्वल टू जानेंगे I इक्वल टू P by V, so P by V का होल स्क्वायर इंटू R, that is the power distributed across the cable, across the circuit, that is equal to P square R upon V square. As the power of the circuit is going to be constant and R is going to be constant, I can say that the power distributed across the circuit is going to be 1 by V square. That means कितना पावर आपके सर्किट में जाएगा वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उस सर्किट के क्रॉस, और ये जो पोटेंशियल डिवाइस के क्रॉस, और ये जो पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना बेटर रहेगा क्या करने के लिए, तो हमको पावर निकालने के लिए, पावर उतना कम कंज्यूम्ड होगा। तो हम चाहते हैं मेरे सर्किट में पावर कम कंज्यूम्ड हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें जितना ज़्यादा हाई पोटेंशियल से करंट सेंड करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट इज व्हाई हाई अमाउंट ऑफ करंट इज सेंट, so the current is sent, the power is delivered at a very high potential difference, and because of the potential difference is very high, it is very good that हमको एनर्जी का काफ़ी कम से कम वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होता है सर्किट के क्रॉस, यानी काफ़ी कम से कम हीट प्रोड्यूस होता है। तो जितने भी हमको ट्रांसमिशन करने होंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पोटेंशियल हाई करके हम एनर्जी का ट्रांसमिशन कर देते हैं, ठीक है। सो तो हम लोग अगर हमको पावर ट्रांसमिशन करना हो, ट्रांसमिशन के लिए चाहिए, हम लोग पोटेंशियल बढ़ा के पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कुछ
बेसिक टॉपिक्स पढ़ेंगे। उन टॉपिक्स का नाम है, पहला है इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये 3 टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, इसको बेसिकली डिस्कशन देख सकते हैं। तो क्या होता है ये तीनों टॉपिक, ठीक है। सो वी विल सी दिस 3 टॉपिक्स टुडे। वन इज इंटरनल रेजिस्टेंस, अदर इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड थर्ड इज ईएमएफ, ठीक है। तो ये सब रहते कहाँ हैं? तो ये सभी होते हैं एक सेल के अंदर। दिस इज अ सिंबल ऑफ सेल, दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव सिंबल। जब सेल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो सेल क्या बनाता है? तो बैटरी बनाता है। तो अगर सेल है तो सेल में हम 3 टर्म देखेंगे। एक रखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक रखेंगे ईएमएफ और एक रखेंगे क्या? तो इंटरनल रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज बेसिकली द ईएमएफ? दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। So electromotive force across a circuit can be defined as the maximum potential difference across a circuit, difference across the ends of a cell in an open circuit is called EMF of the cell. सपोज करो ये एक सिचुएशन है, ये कोई सर्किट से सेल को कनेक्ट किया गया है, रेजिस्टेंस R है। तो अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बैटरी की बात करते हैं तो अगर ये बैटरी है तो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कब? जब इसमें से हम करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, व्हेन देयर इज नो करंट हैज बीन ड्राइंग इन द क्रॉस दिस टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, इन दैट केस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल? दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको हम सेल का ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेल। क्योंकि जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, तो उस केस में हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको नोट करते हैं ई से, स्मॉल ई कैपिटल ई लिख सकते हैं, और इसको नोट करते हैं भी से। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of a cell in a closed circuit is called terminal potential difference. सर्किट को अगर हम क्लोज कर देते हैं बेसिकली, जैसे मैंने इसे क्लोज कर दिया, अब इसमें करंट मेंटेन होगा। तो अब इस केस में इसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम भी कहेंगे। और जब करंट सर्किट ओपन था तब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन था उसको बोलते थे ई, ठीक। तो दैट इज बेसिक पोटेंशियल, दैट इज बेसिक डिफरेंस। कभी हम लोग ई बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, कभी हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये दोनों का मीनिंग ये होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों सेम देता है, दोनों डिफरेंट होता है। एंड इट हैज बीन फाउंड दैट ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी। आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी
हमेशा ग्रेटर होती है जो आप परफॉर्म करते हो उसके बेस पे, ठीक है। आपकी कैपेसिटी आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बट दैट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव दैट। So that is basically the EMF and the potential difference. Now the internal resistance. ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का। सो वी कैन से द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल in the flow of electric current, in the flow of electric current through the cell is called internal resistance. तो अगर हम एक सेल की बात करते हैं, चलो एक पेंसिल बैटरी ले ली अपन, तो जब इसमें से हम इसको किसी सर्किट में ऐड करते हैं तो इसमें से करंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तो करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर भरे थे इलेक्ट्रोलाइट्स, जो काला काला आप देखते हैं फोड़ के बैटरी को, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट अभी उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो भी तो उसका भी तो कुछ वैल्यू है भाई। सारा रेजिस्टेंस केबल और वायर्स में ही होगा क्या? इसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये रेजिस्टेंस क्या करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं रोकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हिंड्रेंस अफोर्ड करते हैं कि भाई मैं तुमको करंट को, मैं चार्ज को मैं नहीं फ्लो करने दूंगा। तो ये जो रेजिस्टेंस अफोर्ड करते हैं उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस करते हैं। डिजायर दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हैज टू बी मिनिमम, कम से कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस करते हैं, उसको डिनोट करते हैं R से। तो बेसिकली हम जब सेल्स को डिनोट करेंगे तो सेल्स को हम डिनोट करेंगे कुछ ऐसे, पोटेंशियल B और इंटरनल रेजिस्टेंस EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, क्योंकि उनका अपना भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग आज 3 टॉपिक और देखे। एक क्या होता है EMF क्या होता है, एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। आगे हम लोग और भी टॉपिक्स देखते रहेंगे और मैं बेसिकली अगला क्लास होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे। सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास वेयर वी आर गोइंग टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, तब तक के लिए सभी को दिन मंगलमय हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।